नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको फर्जी केस से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि छोटी मोटी बातों को लेकर लोग अपने पड़ोसी, पट्टीदार या विरोधी को परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं। किसी अप्रिय घटना के घटित होने पर पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुरानी रंजिश के विरोधियों को बेवजह फंसा दिया जाता है। अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट, गवाह, सबूत भी गढ़ लिए गए हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, अगर आप पर किसी ने आरोप लगाए हैं तो उन्हें साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पर है और इसीलिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य से काम लेना होगा। पुलिस रिपोर्ट, गवाह और सबूतों के आधार पर अपनी विवेचना करके आरोप पत्र प्रस्तुत करती है। इसका जवाब आप अदालत में अपने वकील के माध्यम से दे सकते हैं। एक अच्छा वकील करें और अपना पक्ष मजबूती से इस तरह रखें कि प्रतिपक्ष का एक एक आरोप गवाह अदालत में धराशायी हो जाए। भारतीय दंड संहिता की धारा 194 के अनुसार मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषी सिद्ध करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ना एक गंभीर अपराध है। फर्जी केसों से जुड़े और भी कई धाराएं हैं जो कि ऐसी घटनाओं को होने से रोकती हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। फर्जी केस से जुड़ी कानूनी जानकारी देने के लिए हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो नवीन, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो नवीन जी, आपको फर्जी केस से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका फर्जी केस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो आपको एक बार फिर से विषय की जानकारी दे देते हैं कि फर्जी केस से कैसे पाएं राहत। इस पर आप कानूनी सहायता हमारे कानूनी विशेषज्ञ से जुड़कर ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120-6127-937 और 6127-938। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और नवीन पांडे जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फर्जी केस को कानून कैसे परिभाषित करता है। जब भी कोई अभियोजन किसी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या द्वेष की भावना के साथ में शुरू किया जाता है तो उसको हम फर्जी केस की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे केसेस में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी संभावित कारण के अभियोजन करता है, जिसकी वजह से जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ये एक प्रकार का अत्याचार है और पीड़ित को यह अधिकार है कि वह पुलिस अधिकारियों पर उनके द्वारा किए गए किसी भी गलत काम के लिए मुकदमा भी कर सकता है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये बिना किसी संभावित कारण के किसी व्यक्ति के खिलाफ असफल आपराधिक या दिवालियापन या परिसमापन कार्यवाही भी हो सकता है। द्वेषपूर्ण अभियोजन होने की संभावना तब होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ बिना कोई कारण के कोई निराधार मुकदमा दायर कराता है जी। तो इसमें जो आवश्यक तत्व है वो है कि प्रतिवादी द्वारा कोई अभियोजन किया जाए, है ना, यानी कि कोई मुकदमा दायर किया जाए और इस अभियोजन के लिए कोई उचित या संभावित कारण ना हो प्रतिवादी के पास जी। और प्रतिवादी जो ये मुकदमा दायर कर रहे हैं उसके पीछे उसकी जो मंशा है वो दुर्भावपूर्ण होनी चाहिए और जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसमें जिसने भी मुकदमा दायर किया है वो सफल नहीं हो पाता क्योंकि मुकदमा ही झूठा है। तो ये चार चीजें हैं
जो एक साथ जब मिल जाती हैं तो इसको हम फर्जी मुकदमा या दुर्भावपूर्ण अभियोजन कहते हैं। जी नवीन जी, जैसे फर्जी शिकायत के खिलाफ इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है? अगर कोई फर्जी शिकायत कर भी देता है तो इसकी प्रोसीजर कैसे चलती है? देखिए, अगर फर्जी शिकायत की प्रक्रिया की बात करें तो पुलिस या कोर्ट जो नॉर्मल प्रोसीजर है जो किसी दूसरे केस में लागू किया जाता है, उसी तरीके से इस मामले को भी आगे बढ़ाती है ना। अब अगर बात करें कि यदि फर्जी शिकायत किसी ने कर रखा है तो उसमें जिसके खिलाफ फर्जी शिकायत की गई है उसके लिए क्या क्या समाधान है ना, वो क्या क्या एक्शन ले सकता है जी। तो जिसके खिलाफ फर्जी शिकायत की गई है वह व्यक्ति या तो आईपीसी की सेक्शन 182 में कंप्लेंट कर सकता है जी। जिस पुलिस अधिकारी के समक्ष शिकायत की गई है, या तो उनके पास में या उनके सीनियर अधिकारी के पास, या सेक्शन 211 में भी आप झूठी शिकायत के खिलाफ जो है अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, या मुआवजे के लिए भी आप क्लेम डाल सकते हैं सेक्शन 250 सीआरपीसी में, है ना। और यदि किसी पुलिस वाले ने जानबूझकर ये चीज जानते हुए कि जो शिकायत उसके समक्ष की जा रही है वो झूठी शिकायत है, फिर भी वो एफआईआर दर्ज करता है जी, तो पुलिस के खिलाफ भी आपके पास में कुछ धाराएं हैं जिनके तहत आप शिकायत कर सकते हैं, जैसे कि आईपीसी की सेक्शन 167 है, या 218 में जा सकते हैं, या 220 में। इन सभी में पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। जी नवीन जी, फर्जी केस से जुड़ी ये सीआरपीसी की धारा 482 क्या है, इसे भी समझाइए। 482 जो सीआरपीसी की धारा 482 है, इसके तहत हाईकोर्ट के पास में कुछ अंतर्निहित शक्तियां होती हैं जी, जिसके तहत यदि आप वहां पर कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं ये कहते हुए कि आपके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की गई है, तो उच्च न्यायालय के पास में पावर्स होते हैं कि उस प्रोसीडिंग को, उस एफआईआर को क्वाश कर सके, है ना, यानी कि पूर्ण रूप से निरस्त कर सके। अब इसके तहत ये जो है सेक्शन 482 में आप या तो पहले भी जा सकते हैं, अरेस्ट होने से पहले भी जा सकते हैं। टोटल 3 फेजेस हैं जबकि आप हाई कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं। सबसे पहला फेज है एफआईआर दर्ज होने से पहले। एफआईआर दर्ज होने से माफ कीजिएगा, आपकी गिरफ्तारी से पहले। मान लेते हैं आपके खिलाफ कोई झूठा एफआईआर दर्ज हो गया है और आपको ये लगता है कि पुलिस आपको बेवजह परेशान करने की तैयारी कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उस एफआईआर की कॉपी लेकर के आप हाई कोर्ट के समक्ष एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि ये कहते हुए कि मेरे खिलाफ इस तरीके से एक झूठा एफआईआर दर्ज हुआ है और इसको क्वाश किया जाए क्योंकि ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें कोई तथ्य नहीं है या कोई कारण नहीं है जी। दूसरे, आप एफआईआर दर्ज तो हो चुका है, अरेस्ट भी किया जा रहा है आपको, या मान लेते हैं कि चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और उस एफआईआर को निरस्त करवा सकते हैं सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत। जी नवीन जी, अगर किसी ने आरोप लगाया है तो उन्हें साबित करने का जो जिम्मा है वो भी उसी व्यक्ति के ऊपर ही है, उसे साबित करना पड़ेगा कि उसने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं। इस तथ्य को जरा समझाइए। बिल्कुल, देखिए, आपराधिक कानून का एक मूल नियम है कि जब तक किसी भी अभियुक्त के खिलाफ दोष किसी शक की गुंजाइश के बिना साबित न कर दिया जाए तब तक उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल यही सिद्धांत फर्जी एफआईआर या फर्जी मुकदमे के मामले में भी लागू होता है। यहां भी क्योंकि जब तक अभियुक्त को के खिलाफ दोष सिद्ध न हो जाए तब तक वो बेकसूर माना जाता है, तो इसलिए अभियोजन पक्ष के ऊपर ही ये जिम्मेदारी होती है
कि वो बिना किसी शक की गुंजाइश के दोष को सिद्ध करे। हर तरीके के सबूत भी जिन्होंने आरोप लगाया है उन्हीं को प्रस्तुत करना होगा न्यायालय के समक्ष और साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है या एफआईआर रजिस्टर की गई है उस व्यक्ति ने ही अपराध किया है। जी ठीक है। नवीन जी, अगर फर्जी केस साबित होने पर आरोपी व्यक्ति को क्या सजा मिल सकती है? फर्जी केस यदि ये साबित हो जाता है कि केस फर्जी है जी, है ना, तो केस फर्जी साबित हो जाने के बाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सेक्शन 182 के तहत जिसने आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया उनके खिलाफ आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। सेक्शन 182 में फर्जी शिकायत करने वाले के खिलाफ 6 महीने तक के कैद के प्रावधान है और या फिर 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि सेक्शन 211 के तहत हम जाते हैं कि हमारे खिलाफ किसी पक्ष ने फर्जी मुकदमा दायर किया था और उनके खिलाफ जब हम कंप्लेंट करते हैं सेक्शन 211 आईपीसी में, तो सेक्शन 211 में 2 साल तक की कैद है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है ना। और तीसरा, आप उस व्यक्ति के खिलाफ मुआवजे के लिए भी केस फाइल कर सकते हैं सेक्शन 250 सीआरपीसी के तहत। जी नवीन जी, लेकिन ये तीनों केसेस के लिए तीनों सेक्शंस में जाने के लिए आपके पक्ष में फैसला होना चाहिए। जो झूठा मुकदमा दायर हुआ था उसका फैसला आपके पक्ष में होना चाहिए। कोर्ट द्वारा ये जजमेंट पास किया हुआ होना चाहिए कि जो मुकदमा आपके खिलाफ दायर किया गया था वो झूठा था। जी, आज फर्जी केस से जुड़े विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, जिस पर बातचीत के लिए हमारे साथ नवीन पांडे जी, हमारे कानूनी विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप इस विषय से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें फोन करके इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं, राय मशवरा कर सकते हैं। नवीन जी, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर जो फर्जी केस है वो साबित हो जाता है तो क्या वो व्यक्ति किसी मुआवजे का हकदार होता है या वो किसी मुआवजे के लिए मांग कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, फर्जी केस जिस व्यक्ति के खिलाफ हो जाता है, आमतौर पर भी आप देखें तो यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह का मुकदमा होता है तो उसे समाज में एक तरीके से तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ता है जी। और फर्जी केस के मामले में तो ये और भी ज्यादा हो जाता है ना। अब चाहे आप बेशक बरी ही क्यों न कर दिए जाए, पर समाज हमेशा आपको एक गलत नजरिए से ही देखता है। तो इसलिए इस तरह के मामलों में मुआवजे का प्रावधान किया गया है। अब मुआवजे के लिए आप 2 तरीके से जा सकते हैं। एक तो आप सिविल केस फाइल कर सकते हैं, है ना, सीपीसी के यानी सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 19 के तहत, और उसमें आप मुआवजा क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईपीसी के सेक्शन 499 जिसको सेक्शन 500 के साथ में पढ़ा जाता है, उसके तहत आपराधिक मानहानि का मामला भी दायर कर सकते हैं, जिसके तहत उस आरोपी व्यक्ति को 2 साल तक की कैद का प्रावधान है या उसके साथ जुर्माना या कैद और जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं जी। मुआवजे का जहां तक सवाल है वो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 19 के तहत मुकदमा दायर करके आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना जी। तो ये 2 प्रावधान है जिसके तहत आप मानहानि का मुकदमा दायर करके मुआवजा भी प्राप्त कर सकते हैं और आरोपी को कैद की सजा भी आप करवा सकते हैं। जी नवीन जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जो कुछ जानकारी चाहते हैं इस विषय से जुड़ी हुई। अशोक जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी अशोक जी, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानकारी चाहते हैं? जी, मेरा सवाल ये है सर कि मेरे बेटे का 498A का केस चल रहा है और केस को चलते चलते 9 साल हो गए हैं।
कंप्लेनेंट ने हमारे पक्ष में बयान भी दे दिए हैं कि ना दहेज मांगा ना कोई मारा पीटी की। उसने पीडब्ल्यू बयान दे दिए हैं अपने, और हमारा एक्स पार्टी डाइवर्स भी हो चुका है। अब उसके अगले गवाह का नंबर आ रहा है, तो 4 साल से उसके कोई भी गवाह कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, और कोर्ट बराबर उसको सम्मन भेज रहा है, वो सम्मन वापिस आ जाते हैं। तो ऐसी दशा में मेरा कहना यह है, कोर्ट को पत्रावली रद्द कर देनी चाहिए, केस को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन कोर्ट नहीं कर रहा है। उनकी कुछ मिलीभगत चल रही है पार्टी से, बाबुओं की। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे पत्रावली बंद हो? 9 साल हो गए और 50 दिन में वो लड़की घर से ससुराल छोड़ के भाग गई थी। डाइवर्स भी हो चुका है, उसने बयान भी दे दिया हमारे फेवर में। जी जी जी। और गवाह नहीं ला पा रही है, तो गवाह न आने की स्थिति में केस कैसे बंद होगा? देखिए, इस मामले में क्योंकि कंप्लेनेंट ने आपके पक्ष में बयान भी दे दिया है कि किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की गई थी, है ना, और जो दूसरे गवाह हैं, अब दूसरे गवाह आकर के ये भी कह सकते हैं कि दहेज की मांग थी, है ना, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि दूसरे गवाह जो हैं वो समन्स भेजे जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं, है ना। अब ऐसी परिस्थिति में हम ये तो नहीं कह सकते कि कोर्ट की कोई मिलीभगत है दूसरे पक्ष के साथ में। पत्रावली और इस पूरे मुकदमे को बंद कराने के लिए यदि आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं, है ना, ये कहते हुए कि इस मुकदमे में अब कुछ बचा नहीं है ना, क्योंकि कंप्लेनेंट ने भी आपके पक्ष में बयान दे रखे हैं और दूसरा कोई गवाह आ नहीं रहा है, तो आप एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएं कि इस मामले को यहीं पर खारिज किया जाए। अन्यथा आप हाई कोर्ट में सेक्शन 482 के तहत एक अपील फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और वहां पर आप ये मांग कर सकते हैं कि 498A की जो प्रोसीडिंग्स है ना, उनको क्वाश किया जाए। तो हाई कोर्ट इसमें संज्ञान लेकर के और जो भी आवश्यक पार्टियां हैं उनको समन इशू करके बुला के उनकी सुनवाई करके इसको क्वाश कर देगा जी। ये आपके पास में एक साधन है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, 482 CRPC के तहत हाई कोर्ट में क्वाशिंग पिटीशन। जी अशोक जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और इससे आपकी कोई मदद हो सकती है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। नवीन जी, यदि किसी भी मामले में किसी को षड्यंत्र करके फंसाया जाता है तो क्या हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है? ये हाईकोर्ट में केस चलने के दौरान पुलिस क्या पीड़ित के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है? देखिए, यदि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र के तहत, है ना, दुर्भावनापूर्ण तरीके से यदि झूठा मुकदमा किया जा रहा है और उस व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से, जैसा अशोक जी के मामले में भी मैंने बताया, सेक्शन 482 के तहत आप हाईकोर्ट में निश्चित रूप से जा सकते हैं और वहां पर आप अर्जी लगा सकते हैं कि उस प्रोसीडिंग को क्वाश किया जाए। साथ के साथ यदि चार्जशीट फाइल हो चुका है तो ऐसी स्थिति में 482 के एप्लीकेशन के साथ आप हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन स्टे के लिए भी लगा सकते हैं कि निचली अदालत में जो प्रोसीडिंग्स है उनको स्टे किया जाए, या यदि अदालत में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ही स्टेज पर है, तो आप हाईकोर्ट से ये भी गुहार लगा सकते हैं कि पुलिस को भी निर्देश दिया जाए कि जब तक 482 के प्रोसीडिंग्स का फैसला नहीं आ जाता तब तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पर भी रोक लगाए जी। तो यदि आपने स्टे ले रखा है तो पुलिस आपको आगे परेशान नहीं कर सकती है या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है। लेकिन यदि हाईकोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस अपनी पूछताछ और इंक्वायरी के प्रोसीडिंग्स जो है वो परस्पर जारी रखेगी। जी नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।